नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो जाहिर है बहुत खतरनाक खबर है। मेरी टीम ने मुझसे कहा कि मुझे ये खबर आपको नहीं बताना चाहिए। और मेरे टीम के कुछ लोगों ने कहा कि कोई गोदी मीडिया इस तरह की खबरें नहीं दिखा रहा। ये देश के सबसे बड़े आदमी मुकेश अंबानी के कारोबार के काले कारोबार के कुछ आंकड़े हैं। इसमें कुछ नाम हैं महेंद्र नाठा, विनय मालू और फिर मुकेश अंबानी। हजारों करोड़ की ये कहानी है, थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन ये कहानी आपको उन तमाम दस्तावेज के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसको आप के जरिए आपको पता चले कि इस देश में आपके टैक्स के पैसों के हजारों करोड़ रुपए के हेरा फेरी की कहानियां कहां से आती हैं और कहां चली जाती हैं। जो कहानी आपके सामने रख रहा हूं वो सिर्फ किसी कंपनी का उतार चढ़ाव नहीं है। ये उस मिलीभगत, उस कारपोरेट सियासी गठजोड़ और उस धुंधली व्यवस्था का आईना है जिसमें जनता के पैसों की चालें चली जाती हैं। बैंकों के कर्ज लिख लिख कर माफ होते हैं और अंत में वही लोग जीतते हैं जिनके पास नेटवर्क, पहुंच और अपने हित में सिस्टम मोड़ देने की ताकत होती है। मेरे पास जो दस्तावेज है उसमें एक लंबी श्रृंखला दर्ज है। वित्तीय लेन देन, GDR, राइट ऑफ कर्ज पुनर्गठन, शेयर की कीमतों का अनोखा नृत्य और दूरसंचार लाइसेंस के खेल तक। इन कागजात के मुताबिक ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ, ये वर्षों की कहानी है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 2010 के बाद तक और अब तक। और आरोप यह है कि इस पूरे सिलसिले के धागे अंततः रिलायंस जियो के स्पेक्ट्रम और लाइसेंस तक पहुंचते हैं। मैं शुरू से साफ कर दूं कि जो कुछ मैं बता रहा हूं, जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं, वो दस्तावेजों और सार्वजनिक आरोपों पर आधारित है। अंतिम सत्यापन, दोष निर्देश और सजा निर्णय अदालतों और नियामकों का विषय है। मेरी जिम्मेदारी है कि जो रिकॉर्ड में दर्ज है उसे जनता के सामने सुसंगत, साफ और बेबाक ढंग से रख सकूं, ताकि देश तय कर सके कि सवाल कहां उठाने हैं और जवाब किससे मांगने हैं। कहानी की जड़ 1987 में दिखाई देती है, जब एक दूरसंचार कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी जिसका नाम समय समय पर भारतीय बाजारों में बहुत बड़ा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर, केबल, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रॉडबैंड उपकरणों के कारोबारों में सक्रिय है। दस्तावेज बताते हैं कि 1995-96 से लेकर 2000 के बाद के वर्षों तक ये कंपनी ने सहायक कंपनियां बनाई, विलय अधिग्रहण किए और एक बड़ा वित्तीय जाल बुनकर पूंजी जुटाई। मैं ये पूरी कहानी इसलिए बता रहा हूं कि इसके जो पात्र थे वो आज भी भारत सरकार के सहयोग में इसलिए कहूंगा कि वो सब दांव पेचों को आजमा कर आज खुले घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात एक हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड IAS इन लोगों की मदद करने में जुटा है। इन सारे जाल का औचित्य, विकास और विस्तार, लेकिन आरोप है कि इसी के भीतर कई रचनात्मक लेखे जोखे, ट्रेडिंग और अलॉटमेंट के जरिए शेयरों की कीमत को अस्वाभाविक रूप से ऊपर ले जाया गया और फिर ढा दिया गया। और फिर मध्यम वर्गीय निवेशकों को उस ऊंचाई के सपने दिखाकर जो टिक नहीं सकते थे। दस्तावेजों में दर्ज है कि 1 अक्टूबर 1999 से 7 मार्च 2000 के बीच एक समय कंपनी का शेयर 250 रुपये 35 पैसे से उछलकर 2415 रुपये तक पहुंचा और कुछ ही महीनों में 230 रुपये 75 पैसे तक गिर गया। नियामक जांचों में यही कालखंड बार बार सामने आता है कि कनेक्टेड एंट्रीज के जरिए शेयर की सप्लाई और डिमांड को प्रभावित किया गया और वही शेयर बाद में गिरवी रखकर या ऑफ मार्केट सौदों में इस्तेमाल किए गए। आरोप यह भी है कि प्रवर्तकों से निकट संस्थाएं बड़े ब्लॉक्स में शेयर पकड़ती रहीं, जिससे बाजार में कृत्रिम स्कार्सिटी बनी और आम निवेशक ऊंचे दाम पर फंसता चला गया। इस दौरान एक और परत खुलती है HFCL, ट्रेड इन्वेस्ट लिमिटेड जैसी सहायक कंपनियां और उनके जरिए किए गए बड़े बड़े निवेश। 2001 से 2 तक समूह ने लगभग 1048.66 करोड़ रुपए की हिस्सेदारियां एक सहायक
कंपनी में स्थानांतरित करी, ट्रांसफर की और फिर इसका लेखा परिणाम अगले वर्ष समायोजित हुआ और 1088.52 करोड़ का घाटा पुस्तकों में दर्ज हो गया। सवाल सीधा उठता है, इतना भारी स्थानांतरण, फिर तुरंत इतना बड़ा राइट डाउन और इसके बाद भी वही संपत्तियां संबद्ध निजी लिमिटेड कंपनियों में RCPD/OPD मॉडलों से घूमती रही, आखिर क्यों? दस्तावेज ये भी याद दिलाते हैं कि इसी काल में कई निजी फाइनेंस हाउस और ब्रोकिंग एंटिटीज को बड़े बड़े ब्लॉक्स सस्ते में अलॉट हुए और फिर उसी स्टॉक एक्सचेंज में उन्हीं शेयरों को ऊंचे मूल्यों का माहौल बनाया गया। अगर ये सब वैसा ही है जैसा कागज कहते हैं तो खेल सिर्फ कीमत का नहीं था, ये पूंजी के रंग रूप बदलने का खेल था। कभी इक्विटी, कभी प्रेफरेंस, कभी कर्ज, कभी कूपन और अंत में घाटा पुस्तकों पर नियंत्रण उन्हीं हाथों में। आगे चलकर 2001 से 2011 के दौरान GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों की परत आती है। रिकॉर्ड में एक केस 2002 की तारीख का है। दावा यह है कि किसी रोकन नामक विदेशी एंटिटी के जरिए बैंक गारंटी दिखाकर लोन लिया गया और फिर वही फंड GDR प्रोग्राम को सपोर्ट करने के उपयोग में आया। कुछ समय बाद रोकन का भुगतान बंद कर दिया गया। लिखित बयान ये कहता है कि लगभग 46.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर का इशू एक ही विदेशी संस्था के चारों ओर घूमता रहा। खाते खोलने और क्लोजिंग की औपचारिकताएं हुई और वही दस्तावेज पर हस्ताक्षर, वही जान पहचान वाले नाम। बाद में सेटलमेंट फीस देकर मामला निपट गया। हालांकि सेबी के रिकॉर्ड में इसे प्रोसीजरल खामी नहीं बल्कि निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले सूचना वंचना कहा गया। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब विदेशी पूंजी के नाम पर जुटाया गया पैसा अंततः एक संकुचित चक्र में घूमता है तो वास्तविक बाजार डिमांड और कंपनी वैल्यू का संकेतक विकृत होता है और सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लाखों छोटे निवेशकों का होता है जो खबरों और ब्रोकर टिप के जरिए बस थोड़ी रोशनी तलाशते हैं। इस कहानी में एक मामा भांजे हैं, मामा महेंद्र नाटा और भांजे विनय मालू। कहानी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इनके इर्द गिर्द घूमते हैं। उसी दशक में एक दस्तावेज एक और खिड़की खोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का कथित रास्ता, जिसमें 2001 और 2 से लेकर 2010 और 11 तक 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कभी GDR, कभी FCCB, कभी ओवरसीज प्रेफरेंस के नाम पर घूमती है और अंततः राइट ऑफ इम्पेयरमेंट या फिर रिवोल्यूशन एडजस्टमेंट में समा जाती है। आरोप यह है कि राइट ऑफ की प्रक्रिया व्यापारिक प्रोड्यूस से ज्यादा रंग रूप बदलने का औजार बन गई। अगर कोई एसेट कल तक गोल्ड था तो आज इतनी जल्दी वर्थलेस कैसे हो गया, और अगर वर्थलेस था तो कल उसे ऊंचे प्रीमियम पर किस तर्क से दिखाया गया। यही वही ग्रे एरिया है जहां नियामक, ऑडिटर, बैंकर और प्रवर्तक एक साथ बैठते हैं और जनता बस हेडलाइन पढ़ती रह जाती है। कंपनी टर्नराउंड की राह पर असल में टर्न राउंड कहां, किस कीमत पर, किसके पैसे से ये धुंध में खो जाता है। फिर आता है 2004 से 5 के बाद का वो शब्द जो देश के बैंकिंग सिस्टम में गैत बन चुका है, CDR यानी कारपोरेट डेबिट रीस्ट्रक्चरिंग। दस्तावेज कहते हैं कि कंपनी ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के सामने आवेदन रखा, दलील दी कि ऋण और ब्याज चुकाने की क्षमता संकट में है और फिर एक पैकेज मंजूर हुआ। 27.19 करोड़ रुपए जैसे कर्ज माफ हुए। बकाया ऋणों को दीर्घकालिक किस्तों में बदला गया और कुछ रीपेमेंट 5 से 10 सालों तक के लिए टाल दिए गए। आगे बढ़ते हैं तो 2009 और 10 और 2010 और 11 में फिर से लाभ दिखता है दस्तावेज की भाषा में देय ऋण और ब्याज के माफ होने से। 65.30 करोड़ का ब्याज लाभ और 227.84 करोड़ का ऋण माफी लाभ, कुल 320.33 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा। कानूनन CDR अपराध नहीं, पर जनता का सवाल जायज है। जब बैंकों का पैसा माफ होता है तो वो पैसा किसका है? सार्वजनिक जमा का, मेरा, आपका? और जब बार बार वही नाम राहत पाते हैं, वही बैलेंस शीटों में चमक लाते हैं तो ईमानदार करदाता और छोटे उद्योगपति किस दरवाजे पर जाएं? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वो सीधा दूरसंचार लाइसेंस हो और अंततः रिलायंस जियो यानी मुकेश अंबानी की दहलीज तक जाती है।
दस्तावेज बताते हैं कि 2010 में एक निजी कंपनी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी में जीत हासिल की। इसी फाइल में लिखा है कि उसी साल इस कंपनी की कुल संपत्ति का मूल्यांकन 5000 गुना प्रीमियम पर किया गया और कुछ समय बाद यह कंपनी रिलायंस समूह को बेच दी गई। खेल यही है। आगे यही क्लासिक सरकारी भाषा, वही क्लासिक सरकारी भाषा सीबीआई ने 2014 में सुझाव दिया कि नीलामी रद्द करके नई बोली हो और सीएजी रिपोर्ट का अनुमान की BWSPS के नियमों में बदलाव, सेवा प्रदाताओं को बैकडेट अनुमति और लाइसेंस शर्तों में लचीलापन लेकर रिलायंस जियो को 22,842 करोड़ रुपए का अनिश्चित लाभ पहुंचा। दोबारा स्पष्ट कर दूं, यह रिपोर्टेड अनुमान है, अंतिम सत्यापन सरकार और अदालतों का विषय है। लेकिन रिपोर्ट अगर ऐसी कहानी कहती है तो सवाल उठेगा, नीलामी किसके लिए थी, लचीलापन किसके लिए था और जनता का स्पेक्ट्रम किस कीमत पर बांटा गया। यही एक और चरित्र दस्तावेजों में उभरता है महेंद्र नाठा, मामा जिसको बोलते हैं, विनय मालू का मामा। विनय मालू का नाम एक नटोरियस शख्स के रूप में सामने आता है जो दुबई और लंदन में अब कारोबार कर रहा है। महेंद्र नाठा, जिनका नाम शुरुआत में उस दूरसंचार समूह के प्रवर्तकों में से है और आखिरी पन्नों में रिलायंस जियो के बोर्ड में बतौर निदेशक। दस्तावेज लिखते हैं कि नाहटा ने रिलायंस जियो के लिए ब्रॉडबैंड लाइसेंस की बोली लगाई और उसे हासिल किया और बाद में वही ढांचा रिलायंस के हाथ में आ गया। क्या यह नियमों के भीतर था? सरकार कहेगी हाँ, जो भी बदलाव हुए नीति के भीतर हुए। रिपोर्ट कहेगी बदलावों का फायदा एक खास निजी खेमे को असंगत रूप से ज्यादा मिला। जनता पूछेगी अगर नियम इतने लचीले हैं कि जीतने वाला खिलाड़ी पहले से पहचाना जा सके तो ये नीलामी किसके लिए थी, देश के लिए या फिर किसी एक खास समूह यानी रिलायंस के लिए? कहानी में और भी किरदार है विनय मालू। एक लंबा चौड़ा दस्तावेज अपराध की दुनिया का उसका नाम जुड़ता है। महेंद्र नाठा के साथ जुड़े नाम और EOW, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, कोलकाता पुलिस, हैदराबाद पुलिस जैसी एजेंसियां जिनके केस रिकॉर्ड का हवाला इन कागजों में है। आरोपी की सूची में ACB सर्च, नकदी बरामदगी के दावे, लाइसेंस से जुड़े रिश्वत प्रकरणों का इतिहास, अदालतों में सजाएं और फिर अपीलें, सब कुछ है। कुछ मामलों में दोष सिद्धि, कुछ में बरी, कुछ में सेटलमेंट और कुछ में जांच आज भी पेंडिंग है। यह भी दर्ज है कि 2008 में हैदराबाद के एक विवाद में 18 करोड़ की इंटर कॉर्पोरेट जमा वापसी के मुकदमे और 2009-10 में एक सूचीबद्ध कंपनी के ऑडिट में 46.91 करोड़ के निवेश की लिखित टिप्पणी, इन सब का मकसद एक ही नैरेटिव बनाना नहीं है। मकसद ये दिखाना है कि कैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी ऑर्बिटेज मिलकर एक ऐसी भूल भुलैया बनाते हैं जिसमें जनता सिर्फ चक्कर काटती रहती है। अब आप पूछेंगे कि आखिर इसमें रिलायंस का नाम क्यों? क्योंकि दस्तावेजों का सीधा दावा यही है कि BWA स्पेक्ट्रम की नीलामी में जीती कंपनी में 5000 गुना प्रीमियम दिखाकर और फिर लाइसेंस शर्तों में बदलाव के बाद उसे रिलायंस को ट्रांसफर कर देना एक सुव्यवस्थित कॉर्पोरेट मैनोवर था और उसी के बल पर रिलायंस जियो का जन्म हुआ। यहां दो सच्चाई साथ साथ रखनी होगी। पहली, रिलायंस आज भी कहता है कि उसने भारतीय दूरसंचार में क्रांति ला दी, डेटा सस्ता किया, डिजिटल इंडिया को पंख दिए। ये बात गलत नहीं। दूसरी, अगर उस क्रांति का जन्म ही नीति के लचीलापन से हुआ, बेईमानी से हुआ और उस लचीलेपन का आर्थिक लाभ सार्वजनिक संसाधन के दम पर किसी एक गुट को असंगत रूप से ज्यादा मिला तो इसकी पूरी न्यायिक नियम की जांच होनी चाहिए। विकास का तर्क नियम सम्मत निष्पक्षता के तर्क को कुचल नहीं सकता। अब जरा जनता की जेब का गणित देखिए। जब 2004 और 5 में CDR मंजूर हुआ, 27.19 करोड़ जैसे कर्ज माफ हुए। ये पैसा किसका था? बैंक का। और बैंक किसका? आप और मेरा, हम सबका। 2009-11 में 320.33 करोड़ का लाभ लिखने के बाद कंपनी का शेयर दोबारा उठ खड़ा होता है। हेडलाइंस बनती है टर्न आउट स्टोरी और इसी हेडलाइंस पर आम निवेशक दोबारा लौट आता है। ये सिलसिला केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं, ये मेटा पैटर्न है। यही वजह है कि जब भी कोई कारपोरेट माफी या राइट ऑफ खबर बनती है, छोटे उद्योगपति कहते हैं हमारी बारी कब? जब हम 3 किस्त लेट कर दें, हमारा खाता NPA हो जाता है, हमारी संपत्ति कुर्क हो जाती है और जब दशकों तक बड़े बड़े घराने रीस्ट्रक्चरिंग लेते रहें तो ये कैसा नियम, किसके लिए नियम? और फिर आती है दूरसंचार की वही पगडंडी, लाइसेंस, स्पेक्ट्रम, AGR, बैकडेट परमिशन और अंततः रिलायंस जियो का गोल्डन
रनवे। दस्तावेजों में सीएजी की भाषा उद्धत है कि बीपीडीएस यानी ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस सर्विसेज के नियम बदलकर गैर लाइसेंस आईएसपीएस को भी 4G जैसे सर्विस की इजाजत दी गई और इससे सार्वजनिक संसाधन का मूल्यांकन विकृत हुआ। मैं फिर दोहराता हूं कि ये रिपोर्टेड निष्कर्ष है। सरकार कहती है सब कुछ नीति के अनुरूप था, लेकिन अगर नीति इस तरह बनाई जाती है कि पहले चयन तय हो तो फिर ये नियम टेलर मेड हो, तो ये नीति नहीं प्राइवेट ऑर्डिनेंस है। और अगर ये सही है तो फिर 22,842 करोड़ का ये अनुचित लाभ किस जेब से गया। ये सब बात आते हुए मैं एक और स्पष्ट बात कह दूं, किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ आरोप लगाना आसान है, प्रमाणित कर पाना कठिन। मैं भी जानता हूं जिन नामों का जिक्र हुआ वो अपनी ओर से अलग अलग दलीलें रख सकते हैं कि जांचें निष्पक्ष थी, सजाएं एप्लीकेट फोरम में पलट चुकी हैं, सेटलमेंट कानूनी है, हर कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्चरिंग का अधिकार है, उनका ये अधिकार वैध है, पर जनता का अधिकार उससे बड़ा है। जानने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है, सार्वजनिक संसाधनों की निष्पक्ष कीमत का अधिकार है। इसलिए मेरा आग्रह है इस संपूर्ण केस चक्र की एक संयुक्त समयबद्ध सार्वजनिक ऑडिट हो। इसमें सेवी, सीएजी, सीवीआई, बैंक ऑडिट टीम में दूरसंचार विभाग और स्वतंत्र फॉरेंसिक अकाउंटेंट एक साथ बैठे, टाइमलाइन बनाए, पैसों की टेल बताएं और हर व्यक्ति संस्था को जवाब दाखिल करने का मौका दे। जो निर्दोष है वो सम्मान के साथ बाहर निकले, जो दोषी है वो सजा पाए, यही न्याय है। अब अगर आप उस दर्शक के नजरिए से देखें जो किसी निवेश ऐप पर 10 शेयर खरीदता है तो उसके सामने 3 तस्वीरें आती हैं। पहली 1999-2001 का शेयर रॉकेट और फिर गिरावट, दूसरी 2004 से 11 का ऋण पुनर्गठन और राइट ऑफ, तीसरी 2010 से 14 का लाइसेंस स्पेक्ट्रम और बड़े नामों का प्रवेश। तीनों तस्वीरों में एक कॉमन थ्रेड है, सूचना असमानता। बड़े खिलाड़ियों के पास जानकारी पहले संरचना, पहले सलाहकार, पहले छोटे निवेशक के पास सिर्फ उम्मीद, जो हमेशा सबसे महंगी कमोडिटी होती है। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं पब्लिक इशू के प्रोस्पेक्टस में जो लिखा है उसकी पोस्ट इशू निगरानी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी प्री इशू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। और रीस्ट्रक्चरिंग जैसे शब्दों को सुंदर कहानियों में नहीं, कड़े खुलासे में बांधा जाए कि किस बैंक ने कितना छोड़ा, किन शर्तों पर छोड़ा, बदले में क्या सुरक्षा ली। ये सब लाइव ऑन रिकॉर्ड सर्चेबल होना चाहिए ताकि कल को कोई भी पत्रकार, कोई भी आम आदमी इन पन्नों को पढ़कर जनता को बता सके ये खेल कैसा होता है। ये भी पता चलना चाहिए कि महेंद्र नाटा और विनय मालू के दूरसंचार मंत्री सुखराम से क्या रिश्ते थे, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से करोड़ों अरबों के खेल विनय मालू ने किए, क्यों आखिर ईडी महेंद्र नाटा और विनय मालू के करीब जाके फिर पीछे आती है, क्यों सीबीआई के दस्तावेज विनय मालू को पकड़ नहीं पाते। विनय मालू के खेल का कुछ और बड़ा पर्दाफाश में एक और स्टोरी में करूंगा। जहां तक रिलायंस जियो का सवाल, ये बात निर्विवाद रह सकते हैं कि उसने भारतीय डेटा इकोनॉमी को बदल दिया, लेकिन यह भी उतना ही निर्विवाद होना चाहिए कि अगर उसकी जन्म कथा में किसी बिंदु पर नीति को टेढ़ा किया गया तो वो टेढ़ापन सीधा किया जाए। क्या वाकई 2010 की नीलामी के तुरंत बाद 5000 गुना प्रीमियम का तर्क ठोस था? क्या वाकई नॉन टेलीकॉम आईएसपी ढांचे के जरिए फुल फ्लैश्ड टेलीकॉम सेवा की अनुमति देना सतर्क नियमन था? और अगर हाँ तो अन्य खिलाड़ियों को वही अवसर उस समय क्यों नहीं मिला? ये सवाल एंटी बिजनेस नहीं, प्रो भारत है, क्योंकि जब नीति एक खिलाड़ी के लिए बनती है तब बाजार मरता है और जब नीति प्रतियोगिता के लिए बनती है तो देश जीतता है। अब मैं कुछ ठोस कदम प्रस्तावित करता हूं ताकि ये बहस सिर्फ उत्तेजना में नहीं समाधान में बदले। पहला 2000 से 2014 तक के सभी मेजर कॉर्पोरेट एक्शन, सीडीआर, एफसीसीबी, राइट ऑफ, इम्पेयरमेंट, सीडीआर, ओटीएस और रिलेटेड पार्टी डील्स का एक कंसोलिडेटेड पब्लिक व्हाइट पेपर जारी हो, तिथिवार हो, रकमवार हो, दस्तावेजवार हो। दूसरा 2010 की बीडब्ल्यूए नीलामी, उसके बाद के लाइसेंस नियम परिवर्तनों और ओनरशिप ट्रांसफर की पूरी लिस्ट जारी हो, मिनट ऑफ मिनट, ताकि पता चल सके कि कौन कौन कमरे में था, किसने क्या क्या सलाह दी। तीसरा, बैंकों का फॉरेंसिक, कौन से लोन कब रिपेयर हुए, कौन सा ब्याज माफ हुआ, किस कोलेटरल पर और उस कोलेटरल का आज का वैल्यूएशन क्या है। चौथा, सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों का रोल उस दौर में, सर्विलेंस नोट्स, ट्रेड टू ट्रेड फ्लैग्स, कनेक्टिव एंटिटीज की सूचियां सब सार्वजनिक हो। पांचवा, एक न्यायिक सदस्य सहित संयुक्त समिति जिसकी सुनवाई भी टीवी पर लाइव हो, ताकि देश में पहली बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की
कक्षा जनता के सामने लगे। ये सब कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। जब कोई संसद लाइव हो सकती है, कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, तो फिर जनता के पैसों पर बनी बैलेंस शीटों की जांच क्यों नहीं? और मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर मुकेश अंबानी के महेंद्र नाटा विनय मालू से रिश्ते क्या है? आखिर महेंद्र नाटा आज भी रिलायंस में कर क्या रहे हैं? विनय मालू कहाँ हैं? उन पर दर्ज मुकदमों का क्या हुआ? दिल्ली पुलिस से लेकर और बाकी राज्यों की पुलिस विनय मालू को क्यों नहीं पकड़ पाई? अंत में उन परिवारों, उन छोटे निवेशकों, उन सारे लोगों के बाद जो इस कहानी के असली स्टॉक होल्डर हैं, अगर आपने कभी 2000 के आसपास की बुल रैली में पैसा गंवाया, अगर आपने 2010 के आसपास डिजिटल इंडिया के हेडलाइंस पर कोई शेयर खरीदा, अगर आपने बैंक की लाइन में अपने बच्चे की फीस के लिए पैसा निकाला और उसी बैंक ने अगले हफ्ते करोड़ों का कर्ज रीस्ट्रक्चर कर दिया, तो ये आपकी कहानी है। ये कोई एक कंपनी है, एक समूह की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जिसमें रेगुलेशन की धार कुंद हो जाती है और लॉबिंग की कैंची तेज। हम किसी के विरोधी नहीं, हम व्यवस्था के पक्षधर हैं और व्यवस्था का पक्ष लेना तभी संभव है जब सवाल सवाल की तरह पूछे जाए, ना कि नारे की तरह। इसलिए आज इस वीडियो में मेरा नारा नहीं, मेरा आग्रह है, जांच हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, और जब जवाब आए तो जवाब की न्यायिक भाषा जनता की भाषा में अनुवाद हो कि किसने क्या किया, कब किया, कितना किया और उसकी कीमत देश ने कैसे चुकाई। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, यह पूरी प्रस्तुति उन दस्तावेजों, रिपोर्टों और सार्वजनिक रिकॉर्ड पर आधारित है जो मेरे पास उपलब्ध है। जिन व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम आए उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, मुझे भेजे और मैं उसका भी इंतजार करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब तक वो पक्ष नहीं आता तब तक ये सवाल हवा में नहीं लटकना चाहिए। आज इन्हें दर्ज कर लिया जाए ताकि कल कोई इन्हीं लाइनों से जवाब तलाश सके ये भ्रष्टाचार है या नहीं। इसका अंतिम फैसला अदालत देंगी, लेकिन जो मुकदमे पेंडिंग, सारों पेंडिंग चल रहे हैं, उनमें जल्दी सुनवाई हो। लेकिन ये संरचनात्मक अन्याय जरूर है जब सार्वजनिक संसाधन, सार्वजनिक बैंकिंग और सार्वजनिक उम्मीदों का निजीकरण हो जाता है, और जब यह निजीकरण नीतियों के माध्यम से होता है तब लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि वो नीतियों को जनता की कसौटी पर कसे। और हाँ, जो लोग पूछते हैं कि क्या इन सबसे रिलायंस का लेना देना है, मैं कहूँगा कि दस्तावेज कहते हैं कि लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के उस क्रूशल मोड़ पर धागे रिलायंस जियो तक जरूर आते हैं। महेंद्र नाटा आज भी वहाँ क्या कर रहे हैं सवाल है। ये धागा सीधा दोष सिद्ध नहीं करता, पर यह इतना मजबूत है कि उस हर गांठ की जांच होनी चाहिए। अगर सब नियमों के भीतर था तो सरकार और कंपनी दोनों को खुलकर सबूत रखना चाहिए। नीलामी के मिनट्स, बदलावों के कारण, लाभ का स्वतंत्र मूल्यांकन, सब कुछ। पारदर्शिता सबसे बड़ा कवच है। जो सच में क्लीन है उसे धुंध से डर नहीं लगता, और जो धुंध बनाए रखता है उसकी कहानी में कुछ ना कुछ धुआं जरूर होता है। एक और बात, मुझे लगता है कि साहब अब मुकेश अंबानी से नाराज हैं। एक हाई कोर्ट का नोटिस अंबानी के खिलाफ जारी होना बताता है। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की जांचें, छापे बताते हैं अब शायद अंबानी का जहाज कुछ लड़खड़ा रहा है। आज के लिए इतना ही। आप दस्तावेज देखिए, तारीखें नोट रखिए, रकम याद रखिए। 27.19 करोड़ का कर्ज रद्द, 65.30 करोड़ का ब्याज लाभ, 227.84 करोड़ का ऋण लाभ, 1648 यानी 1648.66 करोड़ का स्थानांतरण, 1088.52 करोड़ का राइट डाउन, 5000 गुना प्रीमियम और 22,842 करोड़ का अनुचित लाभ। ये सब कोई भाषण के शब्द नहीं है, ये आपकी जेब, मेरे देश की नीलामी और हमारे भरोसे की कीमत है। अगली बार जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे सुने तो इन अंकों की आवाज़ भी कान में रखिए। यही लोकतंत्र की असली चेकिंग है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की अदालत में। इसमें वीडियो को कैसा लगा बताइएगा जरूर, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।